ओके, सभी लोग ज्वाइन कर लिए हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 68 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा सर। डी, फॉलो थियरी सेकंड के साथ क्रिटिकल कॉन्शियसनेस एंड शॉलोरेंस्की सोशल। प्लीज म्यूट कर लीजिए। कितना बोलना पड़ेगा आपको? म्यूट करके रखिए ना, जब बोलना है तब उसको अनम्यूट कर लीजिए। ओके, आंसर तो डी होगा। फाइन। फर्स्ट विल पेयर विद द सेकंड क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, फॉलो थियरी एंड शॉलोरेंस्की सोशल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर। क्रिटिकल कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हुआ? कि इन्होंने क्रिटिकल पेडागोजी की बात की थी कि हमको क्रिटिकल पेडागोजी फोकस करना चाहिए। क्रिटिकल कॉन्शियसनेस का मतलब हुआ कि एक ऐसे एबिलिटी जिसके माध्यम से हम चीज़ों को एनालाइज करें क्रिटिकल तरीके से, क्वेश्चन कर पाए अपने सिस्टम को, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को क्वेश्चन कर पाए, और एक बेहतर डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए कैसे पावर डायनेमिक्स कैसे काम करती है, कैसे सिस्टम वर्क करता है, ऑपरेशन हो रहा है उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। जागरूक होना क्रिटिकल रूप से, तार्किक रूप से। तो फॉलो थियरी विल पेयर विद द सेकंड। शॉल एंड इसकी फर्स्ट के साथ पेयर होगा सोशल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको एम्पावर करना। ओके, ताकि वो लोगों को मोबिलाइज कराना, किसी पर्टिकुलर कंसर्न, कोई इशू है, कोई चैलेंज लोग फेस कर रहे हैं, उनकी नीड्स है, उसके रिगार्डिंग एक कलेक्टिव स्ट्रेटजी तैयार करना, बिल्डअप करना, लोगों को एक साथ लाना, एक पॉजिटिव बदलाव के लिए, पॉजिटिव चेंज के लिए। तो वो आपका सोशल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब कैंपेनिंग के माध्यम से या किसी भी प्रकार से जो भी इशू है उसको एड्रेस करना। तीसरा यहाँ पर है बी, मोलेली। किसके साथ पेयर होगा? दैट इज प्रिविलेज एंड दी ओप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ? एनीवन? सर जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको ऊपर उठाना, मतलब ओके, जो SC ST ऑपरेसिव क्लास। ओप्रेसिव। ओके, तो बेसिकली ये जो प्रिविलेज एंड ऑपरेशन है, इसमें ये बताया गया है कि हम किस प्रकार से सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इशू हैं, उसको समझ सकते हैं। इशू का मतलब यहाँ पर है कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक एडवांटेज ग्रुप होता है, एक डिसएडवांटेज सर्टेन ग्रुप होते हैं, उनको कुछ बेनिफिट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लाइक रेस, कास्ट, जेंडर, एथनिसिटी, डिफरेंट तरीके से। कुछ लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होता है, कुछ लोगों को कम होता है। तो एक एडवांटेज ग्रुप होता है, एक डिसएडवांटेज ग्रुप होता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम सोशल वर्क जो प्रैक्टिस के माध्यम से जो इशू है सोसाइटी के, ऑन द बेसिस ऑफ द लाइक सोशल आइडेंटिटी के आधार पर, जो मैंने अभी बताया, रेस या कास्ट या रीजन, रिलीजन, एनीथिंग, तो उसके आधार पर जो भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना। ओके, सोसाइटी में कौन कौन से लोग ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं, किसके अगेंस्ट ऑपरेशन हो रहा है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको हाईलाइट करना, एड्रेस करना उन सभी इशू को। दैट इज प्रिविलेज एंड ऑपरेशन। और ऑप्शन नंबर डी जो है महात्मा गांधी जुड़े हुए हैं। सोल, सोल फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ? बताइए। सोल फोर्स का मतलब क्या हुआ? आत्मीय बल सर, आत्मा का जो बल। बिल्कुल, आत्मीय बल बोल सकते हैं, और एक बोल सकते हैं कि हमारी जो आत्मा या सोल है, उसका एक जो सुपीरियर नेचर होता है, उसको यूज करना, बजाय कि हम वॉयलेंस की यूज करें। जैसे महात्मा गांधी की जितने सत्याग्रह है या उनकी जो फिलोसफी थी नॉन वायलेंट तरीका, इसका मतलब हुआ कि वो एक सोल फोर्स को यूज कर रहे हैं, जो सुपीरियर नेचर है हमारी सोल का, कि बिना किसी वॉयलेंस के जो है हम लव के माध्यम से, लव अफेक्शन के माध्यम से, ट्रुथ के माध्यम से, नॉन वायलेंट तरीके से लोगों को बता करके, समझा करके अपनी बात मनवा सकते हैं, या उनकी जो भी इशू है उसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज सोल फोर्स, और यू कैन से लाइक सुपीरियर नेचर ऑफ द सोल। ओके, बजाय कि हम फिजिकल फोर्स का यूज करें या वायलेंट तरीके का यूज करें अपनी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए, सो इट इज बेटर कि वी कैन यूज द पावर ऑफ लव, वी कैन यूज द पावर ऑफ ट्रूथ और नॉन वायलेंट। तो दैट इज सोल फोर्स। तो डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन आंसर दीजिए इसका। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी।
तो 5 जाइंट की बात की थी यहाँ पर। विलियम एवरेज की जो रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने 5 बड़ी समस्याओं का नाम लिया और बताया किस प्रकार से सोसाइटी के अंदर हमको बदलाव करना है, सोशल रिकंस्ट्रक्शन, सामाजिक पुनर्निर्माण। तो ये 5 बड़ी समस्याओं पे हमको फोकस करना पड़ेगा और उनसे रिलेटेड जो एरिया है वो जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, बार्न स्केलर डिजीज, इग्नोरेंस, फर्टिलिटी। आई थिंक इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आंसर दीजिए। सर डी होगा। बिल्कुल, पहला वाला आप ऑप्शन देख करके ये मार्क कर सकते हैं, बार्न। डी है सर, डी। ये वाला डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी को क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस कर चुके हैं तो एक्सप्लेन 70 क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। का स्क्वायर अनोवा, का स्क्वायर का मतलब पता ही होगा। यहाँ पर अनोवा है, एक है आपका एक नोवा, एक मनोवा। ये थोड़ा कुछ नए टर्म है, इन दोनों के बारे में पता होगा। अनोवा का मतलब क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एक ऐसी टेक्निक, स्टैटिकल टेक्निक, इसके माध्यम से हम कंपेयर करते हैं दो या दो से अधिक ग्रुप के मीन को। क्या आंसर होगा 70 का? सर बी। बी? बी या डी? सर लिखिए, कमेंट में लिखिए। बी फॉर बॉय। बी। compare score of the same individuals at a 2 and more item while controlling initial set of score। ये आपका फर्स्ट के साथ पेयर होगा। सेकंड मनोवा, एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं तीनों को। अनोवा, एनोवा, अकनोवा, मनोवा। एनोवा का मतलब क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, सिंपल। कि जहाँ पर कंपेयर करते हैं हम मीन्स ऑफ 2 एंड मोर, जैसे दो या दो से अधिक ग्रुप हैं तो उनके हम मीन्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, चेक करते हैं कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है उनके मीन में। क्लियर? जैसे मान लीजिए तीन कोई प्लांट है, अब उनकी हाइट को हमको अगर मेजर करना है, उनकी मतलब जो मीन हाइट है उसको कंपेयर करना है, तो हम यहाँ पर अनोवा यूज कर सकते हैं। ओके, पहला क्लियर है? यहाँ पर दो से अधिक ग्रुप होते हैं, वहां पर हम लोग अनोवा यूज कर रहे होते हैं। फिर हम चेक कर सकते हैं कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है तीनों प्लांट की हाइट में। तो मेजर करेंगे, उनके मीन निकालेंगे, फिर जो डिफरेंट प्लांट की वैरायटी है उनकी हाइट को मेजर करेंगे, फिर उसके अनुभव के माध्यम से हम यू कैन इजिली फाइंड आउट और कंपेयर इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट और नॉट। दूसरा यहाँ पर है एनकोवा। एनकोवा का मतलब क्या होता है? एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस का मतलब एनीवन, थोड़ा बहुत आप लोग बोलिए कुछ। एनीवन? क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो? यस दो सर, नहीं कर। वेरिएबल्स रहते हैं ना अरे सर, आप लोग दो घूम क्यों रहे वेरिएबल। हैं? नहीं, दो वेरिएबल ठीक है, वो तो मैंने पहले बता दिया। अकनोवा मतलब आपका कोवेरिएंस का एनालिसिस कर रहे हैं, जहाँ पर हम कंपेयर करेंगे मीन्स को जो डिफरेंट ग्रुप हैं, और साथ साथ इसमें हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक जो कंटिन्यूस वेरिएबल होता है उसके इफेक्ट को लगातार हम कंटिन्यूस जो वेरिएबल को हम कंट्रोल करते जाते हैं और बाकी का हम कंपेयर करते हैं। ओके, उसको बोलते हैं एक्नोवा। वेरिएंस का एनालिसिस करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक टीचिंग मेथड है,
तो उसको हम क्या मानेंगे? टीचिंग मेथड। अगर हम एग्जामिन करना चाहते हैं कि वो कोई टीचिंग मेथड उसके इफेक्ट को, ओके, बच्चों की परफॉर्मेंस पर, तो जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस होगी वो क्या हो जाएगा आपका? एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और टीचिंग स्टाइल या टीचिंग मेथड वो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ओके। अब इसमें हम एक एक जो कंटिन्यूस वेरिएबल हो सकता है उसको हम कोवेरिएंट बोल सकते हैं। कोवेरिएंट दैट इज कुड बी नॉलेज। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पहले से नॉलेज होगा कुछ ना कुछ, तो उस जो पीरियड नॉलेज है स्टूडेंट का, बच्चों का, उसका भी इन्फ्लुएंस होगा इस पे। तो उसको हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं, उस इफेक्ट को। बाकी के ये दो वेरिएबल हैं, इनको हम जो है कंपेयर करेंगे, इनके मीन्स को कंपेयर करेंगे और एनालाइज करेंगे। ओके। तो ये जो तीसरा कंटिन्यूस वेरिएबल है उसको हमको यहाँ पर उसके इफेक्ट को, इम्पैक्ट को हमको कंट्रोल करना है, दैट इज द पीरियड नॉलेज। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नॉलेज होगा पहले से बहुत कुछ, तो उस चीज़ को हम शाइड करेंगे या कंट्रोल कर लेंगे और दो वेरिएबल के बीच में हम एनालिसिस करेंगे या मीन्स निकाल के उसको कंपेरिजन करेंगे। म्यूट कर लीजिए प्लीज। समझ में आ रहा है? दैट इज एनकोवा, जहाँ पर हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल को स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि एकेडमिक परफॉर्मेंस हो गया आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और फिर आपका दूसरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा टीचिंग मेथड। मान लीजिए दो ग्रुप है, तो दोनों ग्रुप में डिफरेंट टीचिंग मेथड का हम यूज करेंगे, एक ही का, अलग अलग ग्रुप में। और जो आपका कोवेरिएट है, जैसे कि पीरियड नॉलेज, पहले से जो ज्ञान है बच्चों को पता है, नॉलेज है, वो स्कोर है, उसको हम जो है कंट्रोल कर लेंगे। उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? जैसे मान लीजिए बच्चे हैं, उनका स्टूडेंट है, उनका पहले एक टेस्ट ले लिया, एक पहले टेस्ट ले लिया, मार्क्स देख लिए किसके कैसे हैं, वो उसको फिर हम इस आसान तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि इन बच्चों को, ये पर्टिकुलर बच्चे, इनको ये नॉलेज है, इतने मार्क्स आ रहे हैं। उसको करके साइड करके फिर हम डिफरेंट मैथ, जो टीचिंग मेथड है उसको अप्लाई करेंगे अलग अलग ग्रुप में। फिर दोनों ग्रुप में जो है मीन निकालेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे, फिर चेक करेंगे कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है डिफरेंट टीचिंग मेथड। समझ में आ रहा है? Yes, sir. बताइए। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इसमें आपका मनो, हाँ पूछिए पूछिए, बोलिए, और कुछ पूछ रहे हैं? सर बता दीजिए, क्या बोल रहे हैं? फिर से रिपीट कीजिए। ठीक है, रिपीट कर देते हैं। देखो यहाँ, रिपीट कीजिए। यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, V1 V2। एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने यहाँ माना है, जी सर। क्या होगा? जैसे मैंने अभी बताया कि इफेक्ट ऑफ द टीचिंग मेथड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? ये तो पढ़ाया हुआ है ना मैंने, टीचिंग मेथड। ओके, ये आपका, ये क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। एक मिनट, उसको क्लीन कर देते हैं। दो वेरिएबल यहाँ पर आप ले लिए, एक आपका हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एकेडमिक परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? टीचिंग स्टाइल। मेथड बोल सकते हैं, स्टाइल बोल सकते हैं। दो ग्रुप है आपके पास, ग्रुप ए है, ग्रुप बी। दोनों ग्रुप पे आपने जो टीचिंग स्टाइल मेथड को यूज किया। ये ग्रुप ए में मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट हैं, इसमें भी 10 स्टूडेंट हैं। अब इन 10 स्टूडेंट को कुछ ना कुछ पहले से नॉलेज होगा, उनके पास नॉलेज, जिसको हम पीरियड नॉलेज बोल रहे हैं, ओके, जो कि कंटिन्यूस वेरिएबल है। ओके, तो इसको कंट्रोल करना है, तभी तो हम चेक कर पाएंगे ना V1 V2 में रिलेशन। अगर कोई बाहरी वेरिएबल है जो कि इसमें इंटरफेयर कर रहा है, तो उसको हम साइड करेंगे पहले, है ना। उसको कंट्रोल करेंगे तो पहले से जो नॉलेज होगा बच्चों को, उसको इसका मतलब हुआ कि पहले हम एक टेस्ट लेंगे, एक एग्जाम लेंगे, चेक करेंगे किस बच्चे को कितना नॉलेज है वो, तो उससे हम जो है कंटिन्यूस वेरिएबल को साइड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इन दोनों जो ग्रुप बने हैं, इन दोनों में जो टीचिंग मेथड है उसको अप्लाई करेंगे। ओके, ग्रुप 1 ग्रुप सेकंड में। और उसका फिर चेक करेंगे सबका स्कोर, मीन निकालेंगे, मीन को एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता दोनों ग्रुप में, देन बी अप्लाइंग डिफरेंट टीचिंग, डिफरेंट नहीं सॉरी, एक टीचिंग मेथड। तो उससे हम ये चेक कर सकते हैं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस पर टीचिंग स्टाइल या टीचिंग मेथड का क्या इम्पैक्ट है या नहीं है।
कुछ क्लियर हो रहा है? यस सर, यस सर। ओके, नेक्स्ट इसमें है आपका मनोवा। मनोवा का मतलब क्या होता है? बताइए। मनोवा का मतलब होगा मल्टी वेरिएट। मल्टी एनालिसिस। मल्टी वेरिएट सिंपल, जहाँ पर मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ओके, और वन मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, वहां पर हम लोग मनोवा का यूज कर रहे होते हैं। ओके, तो ये अनोवा की तरह ही है। जैसे मान लीजिए ग्रुप बहुत सारे हैं, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, इस प्रकार से। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं डिफरेंट टीचिंग मेथड, तो जो आपका वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर मान लीजिए हम अलग अलग सब्जेक्ट ले लेते हैं, सब्जेक्ट ए है, सब्जेक्ट बी है, सब्जेक्ट सी है। मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। ओके, तो तीनों ग्रुप से एक रिसर्चर मान लीजिए कुछ स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेता है, आसान कर लेता है। ओके, वहाँ पर मल्टीपल मेथड यूज करता है, मेथड ए, मेथड सेकंड, मेथड थ्री, ओनली सब्जेक्ट मैथ इंग्लिश। तो वहाँ पर मल्टीपल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है, जहाँ पर हम लोग मनोवा मतलब मल्टी वेरिएट एनालिसिस करते हैं। क्लियर है कि जो कंबाइंड सेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, जब हम डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज करते हैं। वहाँ पर एक ही मेथड यूज कर रहे थे, यहाँ पर डिफरेंट टीचिंग मेथड्स भी हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट भी हैं, तो इनमें कंबाइंड जो आपका सिग्निफिकेंट डिफरेंस को हम चेक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। तो इसको यस बोलते सर। हैं मल्टीवेरिएट। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीवेरिएट अनोवा। और आपका इसके पहले वाला था उसको क्या बोलते हैं? एनकोवा को, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। इनको एनालिसिस और कोवेरिएंस। हाँ, तो अब आप पेयर कर लीजिए, इसका आंसर डी होगा। ओके, एक पेयर करिए इसको। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ गलत लिखना पड़ता। Test of significance of different of the several means taken from this same subject. Test of the significance of several occurrence of nominal variable. Test of significance of different of means of three and more group, and compare score of the same individuals at a two and more item while controlling the initial set of score. So that is ANOVA. ओके, जो कंटिन्यूस ग्रुप है आपका या वेरिएबल है उसको हम कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे आप केयर करेंगे तो आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों क्लियर है कि नहीं है आपको? हाँ सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, या फिर हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन, एक काम करते हैं, कुछ पहले जो ग्रुप में कुछ क्वेश्चन आए हुए थे उसको देख लेते हैं, फिर ये बाकी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं। ओके, ठीक है। कौन सा ग्रुप था? फाउंडेशन कोर्स का। स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट के द्वारा जो दिए गए थे, ये पता है सबको? हाँ सर। कौन कौन से यस हैं सर। बताइए। नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, नॉर्मिंग, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, फॉर्मिंग, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, इसको एडजॉर्निंग। एक मिनट, सीक्वेंस से एडजॉर्निंग। सीक्वेंस से बोलिए, ग्रुप इसमें टेक्स्ट करिए, इसमें चैट बॉक्स में सभी लोग। ठीक है, ये रिवीजन है तो एटलीस्ट आपको यहाँ पर अभी जो कुछ पढ़ना है पढ़ लीजिए, बाद में बार बार रिवीजन पढ़ने की ना पड़े, तो सीधे डायरेक्ट एग्जाम में लिखना। पहला क्या है स्टेज में? पहला फॉर्मिंग। ओके, जैसे जब ग्रुप बनाया जाता है, सोशल ग्रुप भर की हम बात करें तो हम ग्रुप बनाते हैं, फिर ये डिफरेंट फाइव। प्लीज म्यूट कर नॉर्मिंग, लीजिए, परफॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग। प्लीज म्यूट कर लीजिए, आप मन में सोचिए। आपको कितना बताया, मैं बार बार बोलता रहता हूँ।
कि नॉर्मिंग पहले कौन लिख रहा है? ओके, तो मैं बात कर रहा था ग्रुप की। जब कोई ग्रुप बनाया जाता है, फिर अनम्यूट कर लिया गया। वो क्लास डिस्टर्ब होता है, प्लीज समझिए। ओके, तो ग्रुप फॉर्मेशन, जब ग्रुप बनाया जाता है तो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं ग्रुप की। ओके, तो वही यहाँ पे डिफरेंट स्टेज दी गई है। जैसे पहला है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? कि एक ग्रुप बनाया जाता है किसी पर्पज के लिए, कोई प्रोजेक्ट है। ओके, साथ में लोग मिल करके आते हैं। तो आप एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना, समझना, अंडरस्टैंड करना, डिस्कस करना कि ग्रुप का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एक्सपेक्टेशंस है ग्रुप की, सभी मेंबर्स से। तो इनिशियल जो थॉट्स प्रोसेस होता है, एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, वो फॉर्मिंग कहलाती है। ओके, एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन होता है। ओके, जैसे मान लीजिए कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, हमारी कोई भी टॉपिक है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, उस पर कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट को असाइन किया गया है। तो पहला जो स्टेज होगा, फॉर्मिंग का स्टेज होगा, जहां पर सभी के सभी स्टूडेंट आपस में मिल करके आएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे एक दूसरे को, डिस्कस करेंगे टॉपिक के बारे में, चर्चा करेंगे, अपने जो थॉट्स हैं, विचार हैं, व्यक्त करेंगे। दूसरा है यहाँ पर, फॉर्मिंग के बाद कौन सा आएगा? स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग। Storming. स्टॉर्मिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर, अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था क्लाइमेट चेंज का, तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, राइट। तो सभी के सभी स्टूडेंट के बीच में कहीं ना कहीं किसी प्रकार डिसएग्रीमेंट हो सकता है, कंफ्लिक्ट हो सकता है। ओके, सभी के व्यू पॉइंट अलग अलग हैं। सो there is kind of possibility of conflict and struggle also in between the student on also, जैसे कि जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको लेकर के भी कंफ्लिक्ट हो सकता है। तो ये जो स्टेज है स्टॉर्मिंग, इसमें किसी किसी न किसी प्रकार से कंफ्लिक्ट होता है या स्ट्रगल होता है पावर के लिए या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के लिए। वर्किंग स्टाइल को लेकर के भी कंफ्लिक्ट हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट जो है स्टूडेंट का है वो कैसे होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ाना है। ओके, तो वो स्टॉर्मिंग स्टेज में आएगा। तीसरा है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम नॉर्म्स को इस्टेब्लिश करते हैं, एक कलेक्टिव रूप से जो है वर्क करना शुरू करते हैं इस स्टेज में। जिसके पास जो स्किल्स है, नॉलेज है, स्ट्रेंथ है, वो भी कॉमन ग्राउंड पर आकर के एक प्रॉपर तरीके से सेंस ऑफ कोहेंशन बोल सकते हैं कि आपस में एकजुटता होनी चाहिए। सबकी क्लियर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि किसको क्या करना है, सभी मेंबर्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है वर्क में, और साथ में मिलकर के ग्रुप का जो गोल है, ओके, उसको आगे बढ़ाना है। दैट इज नॉर्मिंग। फोर्थ नंबर है आपका परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, एफिशिएंसी की, कि सभी मेंबर्स जो हैं सब मिल करके किस प्रकार से वर्क कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, ताकि वो जो ऑब्जेक्टिव है ग्रुप बनाने का, जो पर्पस था, उसको हम अचीव कर पाए। उसके लिए प्रॉपर एक कोलेबोरेशन होना चाहिए ग्रुप के अंदर। ओके, ताकि सही तरीके से क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस कर पाए और आगे बढ़ पाए। वो परफॉर्मिंग स्टेज कहलाती है। जो प्लान ऑफ एक्शन तैयार होता है उसके ऊपर काम करना। ओके, नेक्स्ट है आपका एडजॉर्मिंग। एडजॉर्मिंग क्या होता है? जब कोई प्रोजेक्ट जो है या टास्क जो दिया गया है वो कंप्लीट होता है, ओके, तो धीरे धीरे करके जो ग्रुप है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है। उसके जैसे ग्रुप है, उसका जो पर्पस था उसको कंप्लीट हो गया है, ओके, लोग आपस में मिलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, देन धीरे धीरे करके जो है वो ग्रुप, फेयरवेल। हाँ, काइंड ऑफ फेयरवेल, फेयरवेल बोल सकते हैं, बिल्कुल। सभी की जो परफॉर्मेंस होती है एवेल्युएट होगी, आपस में वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे दूसरे की सक्सेस को, सेलिब्रेट करेंगे। सो दिस इज द स्टेज दैट इज एडजॉर्निंग। सो दिस इज द फेयरवेल स्टेज, टास्क डन एंड द फाइनल पार्टी। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्लियर है पांचों? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं सर। क्लियर है सर। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है डिफेंस मैकेनिज्म का। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। जो सोशल वर्क प्रैक्टिस में हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, कौन कौन सी होती है बताइए। पहले तो ये बताइए कि डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है। सर जिसके जरिए कोई भी अपने जो फीलिंग्स हैं हम्म किसी की भी, उन हम्म, फीलिंग्स को कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से, या हम्म, फिर उस फीलिंग पे जो ओवरलैपिंग है एक तरीके का। अच्छा,
तो बेसिकली अगर किसी पर्सन को किसी प्रकार की एंजाइटी या डिस्कम्फर्ट है या इमोशनल पेन है या कुछ ना कुछ है, उसको जो है चैलेंज करने के लिए हम लोग ये मैकेनिज्म को अपनाते हैं। तो बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है जिसके माध्यम से कोई पर्सन जो है कोप अप करता है स्ट्रेस से या कोई सिचुएशन से, कोई चैलेंज से, कोई डिस्कम्फर्ट से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। सो दिस इज साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी जस्ट टू कोप अप विद द प्रॉब्लम, विद द स्ट्रेस और चैलेंज और इमोशंस और एनीथिंग। सो दैट इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। क्लियर है? समझ में आया? यस सर। तो पहला यस इसमें सर। पहला कौन सा है? मतलब कोई भी बता सकते हैं, नंबर का नंबर। रेगुलेशन। रिप्रेशन, ओके, मोटिवेटिंग, फॉरगेटिंग। रुको एक एक करके लिख देते हैं। मोटिवेटिंग, प्रोजेक्शन होता है, यस सर। डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन फॉर्मेशन होता। सब्लिमेशन, हाँ रिएक्शन फॉर्मेशन होता है, रिप्रेशन बिल्कुल डिप्रेशन होता है, और रिग्रेशन भी होता है, रिग्रेशन भी होता है, डिस्प्लेसमेंट। हाँ बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट लिख चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट सर यहाँ पे डाला है तो सर डिस्प्लेसमेंट हो गया, बस सर बहुत है। एक बार लिख डिस्प्लेसमेंट। हाँ? रैशनलाइजेशन एक बार से डिस्प्लेसमेंट हो चुका है अच्छा हो गया है। हाँ ठीक है, यहाँ पे सर। रेशनलाइजेशन हो चुका है, डिनाइल हो गया है, rationalization हाँ हो गया, सेकंड नंबर पे है डिनाइल, रेशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, सब्लिमेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रिप्रेशन, रिग्रेशन, ये है। और भी होगा लेकिन मतलब जो मेन मेन है, जो याद है वो हम लिख दिए। पहला इसमें डिनाइल है। डिनाइल का मतलब क्या होता है सर बताइए? कोई चीज है लेकिन हम उसको मानेंगे नहीं। ओके, सो बेसिकली हम रिफ्यूज कर रहे हैं, एक्नोलेज नहीं कर रहे हैं उस चीज को, रियलिटी या जो सत्य है, ट्रूथ है। ओके, बिकॉज ऑफ मे बी सम काइंड ऑफ अनकंफर्ट और समथिंग, तो उसको हम जो है कहीं ना कहीं एक्नोलेज नहीं कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई पर्सन एडिक्टेड है शराब या मान लीजिए कोई अल्कोहल को लेकर के। जैसे सर कोई बोलता है कि हम मर रहे हैं, हम मर जाएंगे, ऐसी धमकी देता है, इस टाइप का ना। ये कैसे आएगा? जस्ट शी इज गोइंग टू डाई। हम्म, फिर तो ये तो मतलब रिफ्यूज किस चीज को कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं सर, डिनाइल में जैसे अगर हमने किसी चीज के लिए तैयारी की नहीं है हम्म, और हम फिर भी मान रहे हैं कि हम बहुत तरीके से तैयार हैं और फिर भी वो काम करने को चले जाए, तो ये इस तरह की साइकोलॉजी डिनाइल में तो आएगी हम आई थिंक। काम करने को चले जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या आर यू रिफ्यूजिंग और आर यू मतलब उसको आप एक्नोलेज नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं सर जैसे सपोज डेट सर हमें एग्जाम देना है हम्म और सर हमारी तैयारी नहीं है हम्म और हम फिर भी मान के बैठे कि नहीं हमने एग्जाम देना है और क्योंकि मैं तैयार, जबकि मेरे अंदर की जो एक जो इनर वॉइस है मेरी हाँ वो कह रही है कि भाई तैयार नहीं है, ओके, तो उसको कैसे अपने आप को डिनाइल तो करूँ बिल्कुल मतलब डिनाई खुद। करना या एक्नोलेज नहीं करना, सिंपल है ये। कोई भी चीज जैसे कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और उसको हम डिनाई कर रहे हैं, ओके, अवॉइड कर रहे हैं, डिफिकल्टी कोई प्रॉब्लम है फिर उसको हम डिनाई कर रहे हैं, तो उसको हम डिनाइल बोलते हैं। ओके, नहीं मानना, सिंपल है, एक्सेप्ट न करना रियलिटी को, ट्रुथ को। क्लियर है? उसको बोलेंगे डिनाइल। सभी को। यस सर। हाँ, दूसरा है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसमें सर अपनी बात को है ना मतलब सही मानने के लिए झूठे कारण भी दिए जाते हैं, सही मनवाने के लिए। जैसे ब्लेम करना किसी के ऊपर कि बिल्कुल नहीं बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इसकी ब्लेम वजह से हम करना। फेल हो गए, इसने ऐसा। राइट राइट, जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो हम ब्लेम कर सकते हैं कि क्वेश्चन जो है सही नहीं आए थे, या फिर मेरे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम पढ़ नहीं पाए, मेरे पास समय ज़्यादा नहीं था। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जस्टिफाइंग मीन्स या उसको हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, रैशनलाइज कर रहे हैं एक सोशली एक्सेप्टेबल वे में। जैसे कि आप ये बोल एक दें कि, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। हाँ जैसे कि आप बोल देंगे, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर में। नहीं नहीं अनएक्सेप्टेबल वे में नहीं, सोशली एक्सेप्टेबल वे में। जैसे कि आप अगर आप भी बोल देंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन थे सही नहीं आए थे, तो कहीं ना कहीं लोग मानेंगे कि शायद हो सकता है। तो सोशली एक्सेप्टेबल वे में आप चीज़ों को
रेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, या आप बोल सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं काम पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, तो ये थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल है ना सोसाइटी में, दैट इज सोशली एक्सेप्टेबल। तो चूंकि हमारी गलती है, लेकिन हम उसको इस तरीके से बता रहे हैं कि लोगों को लगेगा ये सही बोल रहा है। तो हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं, ओके, एक एक्सेप्टेबल वे में, एक एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं अपने एक्शंस का, अपने अपने रिजल्ट का, या कुछ भी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं या परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट की, तो अपने परफॉर्मेंस की वो जो है जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से, ओके। वो बोल सकता है कि क्योंकि ऐसा कुछ एग्जाम में आ गया कि जो कि आउट ऑफ सिलेबस था, तो चार लोग बोलेंगे कि हो सकता है कि ऐसा हो गया होगा, लोग उसको मान लेंगे। तो दैट इज द कि हम अपने अपने जो विचार हैं उनको हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं एक सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है इसमें प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? सर एक गलती प्रोजेक्शन किसी मतलब और पर अपने डालना द्वारा सर। किए गए कार्य को किसी और पर डालना, थोपना उस पर। अपने द्वारा किए गए काम को दूसरे पे थोपना, यस सर। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, सर जैसे हम किसी से बात नहीं करते तो हम ये बोलते कि वो भी तो हमसे बात नहीं करता। यस, हम ये बोल सकते अपनी हैं। गलती। हाँ, बिल्कुल। हाँ। जैसे मान लीजिए आप किसी से बात नहीं करते हैं और इंटरेस्टेड नहीं है, किसी ने आपसे पूछा, तो आप बोल देंगे कि सामने वाला पर्सन हमसे बात ही नहीं करता है। तो मतलब आप अपनी जो है दूसरे पे जो अनएक्सेप्टेबल थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, विचार हैं, बिहेवियर है, वो आप दूसरे पे डाल रहे हैं। बेसिकली सिंपल है, आप एक्शनलाइज कर रहे हैं अपने इंटरनल कन्फ्लिक्ट को या अनवांटेड थॉट्स हैं उनको दूसरे के ऊपर, ओके। उसको बोलते हैं तो प्रोजेक्शन इसमें करना। ये भी आएगा, हम्म। तो इसमें ये भी आ सकता है कि एग्जाम्पल में कि जैसे कोई स्टूडेंट है, हम्म। वो एग्जाम में चोरी करता है, चोरी, और अच्छा। वो जब वो चोरी कर रहा है उसको, तो फिर वो अगर जब कोई उससे पूछे कि भाई तुम चोरी कर रहे हो, तो वो ये डिफेंस में बोले कि नहीं, सभी करते हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। सभी करते हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। ये नहीं आएगा, आप एक दूसरे पे डाल रहे हैं, नहीं इसमें कैसे? सामने वाले की गलती कहाँ दिख रही थी? नहीं, सब सभी करते हैं तो आप भी कर रहे हैं, तो ये इसमें नहीं आएगा ना। आ ओके भी सर। सकता है इसमें। देखो, प्रोजेक्शन का मतलब यहाँ पर, ये इस तरीके से आ सकता है सर, जिसमें वो ये बोल सकता है कि मुझे ये चीज चाहिए थी, उन्होंने दी नहीं, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से ले ली। इसे चोरी नहीं कहते। इस तरीके से ब्लेम कर सकता है कि उन्होंने दी नहीं तो मैंने ले ली। काफी बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल आ रहे हैं। सी देखो, एग्जाम्पल आप कोई भी बना सकते हैं जिससे आपको इजीली तरीके से समझ में आए बेसिकली कि किस प्रकार से हम अपने, जैसे कि आपने बताया कि हम ये बोल सकते हैं कि दूसरे लोग नकल कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं, ओके। तो ये हो भी सकता है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन प्रोजेक्शन में मतलब होता है कि हम प्रक्षेपित करते हैं अपनी भावनाओं को, अपने इंटरनल थॉट्स को, कन्फ्लिक्ट को दूसरे के ऊपर, समझ रहे हैं? उसको बोलेंगे प्रोजेक्शन। तो ये भी हो सकता है आपका एग्जाम्पल एग्जाम्पल। सर यही सही है, जो हाँ, ये भी सामने ठीक। वाला नहीं बोल रहा है तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, यही एग्जाम्पल सही है। हाँ, ये भी सही है। और आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, मतलब आपको समझ में आना चाहिए बेसिकली, एक, ओके। तो वो आपका प्रोजेक्शन हो जाएगा। और कोई एग्जाम्पल किसी को देना है? सीधा सिंपल है सर, किसी कोई बात को दूसरे पर डाल देना कि ये वैसा नहीं कर रहा है इसलिए मैं इसके एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी मतलब। ठीक है, ओके। तो वो आपको प्रोजेक्शन हो जाएगा, ओके। जहाँ पर हम अपने आपके अपने जो कन्फ्लिक्ट है, थॉट्स हैं, विचार हैं, दूसरे पर डालते हैं, ओके। वो जो हमारे अनएक्सेप्टेबल थॉट्स हैं, विचार, ये भी इसको थोड़ा ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। ऐसे विचार, ऐसे थॉट्स, ऐसे फीलिंग्स, ऐसे बिहेवियर जो कि हम दूसरे पे डाल देते हैं, ओके। जैसे जेलिसी हुई, ये हम बोल सकते हैं कि आप किसी से जेलस हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं कि सामने वाला हमसे जेलस है, तो बेसिकली आप दूसरे पे थोप रहे हैं, डाल रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। हाँ, बताइए क्या होगा? सर मतलब कहीं और का गुस्सा कहीं और डिस्प्लेसमेंट का निकालना। एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि किसी का गुस्सा किसी पे निकालना, जैसे आकांक्षा ऑफिस का बोल रहे हैं गुस्सा। कि डिफेंस मैकेनिज्म 8 ही होता है। जी, बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो है हम लोग पढ़ते हैं, बाकी और भी होते हैं, मैंने देखे हैं बुक्स में, बहुत सारे हैं।
सर डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल ये हो सकता है ना, जैसे हम कहीं काम करते हैं तो वहाँ पे हमारा हम्म, सीनियर है, उससे हम बात नहीं कर सकते, बट अपने घर पे हम्म, आके उसको गुस्सा निकाल दें। बिल्कुल बिल्कुल। अब बेसिकली हमारी जो फीलिंग्स है या जो इम्पल्सिस हैं या भी गुस्सा है, उसको हम रीडायरेक्ट कर देते हैं दूसरे के ऊपर, लेकिन वो लेस थ्रेटनिंग होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए बॉस है, टीचर है, आपको पता है टीचर से आप कुछ बोलेंगे वो गुस्सा हो जाएगा या आपको जो है किसी प्रकार से दंडित कर सकता है। लेकिन आपको पता है कि घर में जाकर के बच्चे पे या किसी पर पे आप, क्योंकि वो लेस थ्रेटनिंग है, अब वो आपसे कुछ बोलेगा नहीं, तो आप उस पर अपना गुस्सा निकाल देंगे, अपनी फीलिंग या जो भी थॉट्स कुछ भी है, इमोशंस जो है वो आप दूसरे पे डाल देंगे, वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ओके, जैसे आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है किसी से, आपको गुस्सा आ रहा है, आप उसको मार सकते नहीं, कुछ बोल सकते नहीं, तो आप उससे कम थ्रेटनिंग पर्सन या टारगेट को, उसको टारगेट करेंगे और उस पर अपने गुस्से को निकाल देंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? चैनलाइज करना। हम्म, जो भी सोशली अनएक्सेप्टेबल या नेगेटिव इमोशंस हैं, म्यूट करिए प्लीज आइवरन। ओके, तो ऐसे विचार को या जो जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल है या नेगेटिव थॉट्स इमोशंस कुछ भी है, तो हम उसको इस सोशली एक्सेप्टेबल वे में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब एनर्जी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में कोई बच्चा फेल हो जाता है, तो वो रो सकता है, गुस्सा कर सकता है, कुछ भी, मतलब तो वो क्या करेगा, हो सकता है जा करके वो कोई अपनी हॉबी परफॉर्म कर ले, या कोई, जैसे आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो आप उसको थप्पड़ मार सकते हैं, गाली दे सकते हैं। दूसरा तरीका है, ये तो आपका एक अनएक्सेप्टेबल तरीका है, सोशली अनएक्सेप्टेबल है कि आप किसी को गलत नहीं बोल सकते ना। तो बेहतर तरीका होगा कि आप जो एनर्जी है, जो गुस्सा है आपका, जा करके आप कोई क्रिकेट खेल लीजिए, कोई हॉबी आपकी वो कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मतलब अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करना है आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। दैट शुड बी सोशली एक्सेप्टेबल। समझ में आया? तो ये कंपेंसेशन का एग्जांपल है ना सर। कौन सा वाला? क्षतिपूर्ति बोलते हैं। एक चीज में अगर आप वीक हो तो उसकी कमी को दूसरे चीज में पूरा करके कर सकते दूसरे समझा नहीं, मैं दोबारा बोलना। सपोज कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में बहुत वीक है तो वो हायर मार्क्स ले आता है अदर सब्जेक्ट में और टॉप कर लेता है, बट एक सब्जेक्ट में वीक है तो ठीक है, बाकी कमी पूर्ति दूसरे सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स लाके कर लेता है जिसमें वो अच्छा है। ठीक है, तो ये क्या, कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म हुआ? तो ये क्षतिपूर्ति का आया था ना तो सब्लिमेशन का ही हो पेपर जाएगा सर। में। इसी का रहेगा सर, हम जैसे 2 एग्जाम दे रहे हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो हम अपने जैसे पेपर 2 अच्छा नहीं है तो पेपर 1 में परफॉर्मेंस अच्छा कर दें। हाँ ठीक है, सही है, बिल्कुल। तो वो भी, नहीं नहीं, सी देखो इसमें ऐसा नहीं है, उसको आप मतलब अलग तरीके से समझ रहे हैं। इसमें देखो सब्लिमेशन का मतलब होता है तो कि सब्लिमेशन में तो सर जो हाँ, जो बिल्कुल बिल्कुल वही, अनएक्सेप्टेड हाँ वही बता रहा हूँ जो चीजें हैं कि आप पेपर वन उसको पेपर टू आपके लिए एक्सेप्टेड दोनों फॉर्म चीजें, में कहीं पे कर देना। दोनों चीजें एक जैसी है, पेपर वन पेपर टू आपके लिए दोनों एक जैसे हैं। ओके, सब्लिमेशन का मतलब होता है कि आपकी जो थॉट्स इमोशंस या गुस्सा है कुछ भी है, जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल है, जो कि नेगेटिव है, यस सर। अब उसको आपको कन्वर्ट करके पॉजिटिव वे में लाना है। जैसे कि आपको गुस्सा आ रहा है, किसी पे थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, खेलने चले दैट गए इज सर। सोशली अनएक्सेप्टेबल, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आप और कहीं निकाल सकते हैं, आप कोई अच्छा काम कर लीजिए, कोई कुछ कोई गेम खेल लीजिए, वीडियो गेम खेल लीजिए, और कुछ भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा हो। तो एनर्जी को आप ट्रांसफर कर रहे हैं पॉजिटिव से, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव वे में, अनप्रोडक्टिव वे से प्रोडक्टिव वे में। समझ में आया? सर इसका सर एक ये यूज, मतलब ये मेरा अपना थॉट है सर, हो सकता है इट मे बी गुड और बैड। सर इसका एक यूज, एक सर ये आता है निकोटिक्स, मतलब जो लोग एडिक्टेड होते हैं हाँ सिगरेट निकोटिन, वगैरह, हाँ हाँ। तो लोग उसकी जगह पे जब उनको एडिक्शन होता है किसी चीज की, मतलब उनको अपनी तलब होती है उस चीज की, तो फिर वो उस टाइम पे उसको यूज करते हैं। तो क्या सर सब्लिमेशन इट्स अ काइंड ऑफ, वहाँ पे भी यूज, मतलब वहाँ पे हम लोग उसको वैसे वैसे भी समझ सकते हैं क्या? नहीं देखो, वो जो चीज़ है वो तो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है ना फिर। जब अपनी एनर्जी को नहीं। चैनलाइज कर रहे हैं, अब जैसे कि मान लीजिए आपको तलब है किसी चीज़ की है, तो तलब तो आप कई हाँ तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं ना पॉजिटिव, जैसे कि आपको लग रहा है तो आप हो सकता है और कुछ कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए बैठ के 1 घंटे, वो तो पॉजिटिव भी है और एक्सेप्टेबल भी है, तो आप उसकी जगह आप तो सर निकोटीन वो तो लेंगे या च्युइंगम सिगरेट। देगा ना सर, च्युइंगम भी तो एक्सेप्टेबल है अभी तक तो। क्या क्या देगा? सर वो एक तरह की च्युइंगम होती है और हम्म, लोग उसको यूज करते हैं उस टाइम पे, तो वो भी तो नहीं मतलब देखो, फिर वो सोचिए आपका कि। वो थेरेपी हो गया, फिर तो वो अब एक सही अप्रोच हो जाएगी ना। जैसे कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा घातक है, बहुत ज़्यादा फैटल है, उसके जगह आप कम इंटेंसिटी का कोई चीज़ यूज कर रहे हैं ताकि धीरे धीरे करके आप उससे
निजात पाए, कम होते जाए, तो वो एज ए थेरेपी काम करेगा वो चीज़। ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, बट वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन एज ए मेडिसिन की तरह आप काम ले रहे हैं उसको।